नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं, चर्चा होगी आपके साथ बिहार बजट 2025-26 को लेकर। जो बिहार बजट है दोस्तों, हालांकि ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन इस बार चर्चा इसलिए भी हो रही है दोस्तों क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं इस समय, उन सब के लिए ये बजट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं जैसे बात करूं बिहार में जो जो एग्जाम है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट हो रहे हैं इस समय, बीपीएससी जो कंडक्ट करा रहा है, जैसे एक एग्जाम है इस समय एईडीओ का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, जहां से क्वेश्चन यहाँ बजट से और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो बीपीएससी एडीओ के लिए करंट, या बीपीएससी का जो भी स्टेट बीपीएससी कराता है उसका, उसके लिए ये करंट बहुत ही, ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। समझ रहे हैं आप। वही बात करें और भी एग्जाम है, जैसे बहुत सारे एग्जाम देखेंगे आप, टीआरई का एग्जाम होने वाला है जो कि बिहार में होगा। इस तरह के एग्जाम है जहां पर देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये करंट अफेयर दोस्तों। तो ये करंट अफेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ से मोस्टली अगर बात करें तो मैं 100% नहीं कहूंगा, इस 100% में से 99% करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मिस मत कीजिए। जैसे एक और एग्जाम है बीपीएससी का, एटीपी एग्जाम है जो बीपीएससी कराने वाला है, जहां से क्वेश्चन आएंगे। एएसओ का एक एग्जाम है। तो ये जो एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी भी यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम है जो यहाँ से कवर होने वाले हैं। खासकर ये बीपीएससी का एग्जाम है, तो बीपीएससी का करंट अफेयर हम कराने वाले हैं आपके साथ, तो आपके साथ ये सब डिस्कस होगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए बात करते हैं अब बिहार बजट पर। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों पर चर्चा होगी। तो जो ये बजट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलने वाले हैं आपको, तो मिस मत कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। जो मैं महत्वपूर्ण लाइन कर रहा हूं, मैं जो महत्वपूर्ण, मैं उसको एक तरीके से आपके लिए जो लिख रहा हूं, बता रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उनको बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, वो सारी पॉइंट्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बात करते हैं। जैसे बात करें बिहार बजट की, तो 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सम्राट चौधरी ने, मार्च याद रखना 3 मार्च, राज्य का बजट वित्तीय व्यवस्था 2025-26 उसके लिए प्रस्तुत किया। और इस बजट का आकार था 3,16,895.02 करोड़ रुपए, याद रखना। वहीं बात करें दोस्तों 24-25 के लिए बजट का आकार था 2,78,775.72 करोड़ रुपए। तो ये बात याद रखी जाए, 25-26 के लिए बजट कितना था, 3,16,895.02 करोड़ रुपए। ये पूरा आंकड़ा बखूबी पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। वहीं बात करें वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट करीब करीब अनुमानित 1,16,750 करोड़ रुपए रखा गया दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो अनुमान है 2025-24 के लिए, ये था 1,00,000 करोड़ रुपए आसपास। वहीं बात करें कुल व्यय में 2025-26 में, अगर कुल व्यय में स्कीम जो व्यय है, स्कीम पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो किया जाएगा 36.84%। यानी स्कीम्स जो है, जो स्कीम लागू की है उन पर जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो 36.84%। और वहीं स्थापना एवं प्रतिबद्ध जो व्यय होगा वो 63.16% होगा। वहीं बजट अनुमान दोस्तों 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय जो है, वहीं पूंजीगत व्यय की बात करें तो 64,894.76 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल अनुमानित व्यय का 20.48% है दोस्तों। जिसमें पूंजीगत पर व्यय की बात करें 40,531.84 करोड़ रुपए, ये कैसा है, पूंजीगत पर, यानी कि इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऋण अदायगी की बात करें तो 22,819.87 करोड़ रुपए ऋण जो अदायगी, जो ऋण है उसको अदा करने के लिए इस बजट में रखे गए हैं, ठीक है। वहीं बजट 2025-26 में दोस्तों कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू की बात करें, जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो कितना है, 2,52,000.26 करोड़ रुपए। कितना है, 2,52,000.26 करोड़ रुपए, ये कुल राजस्व का रेवेन्यू रखा गया है, ठीक है। वहीं राजस्व प्राप्तियां कितनी है, तो राजस्व प्राप्तियां हैं 2,60,831.44, ये इतने करोड़ रुपए हैं 2025-26 के बजट के लिए।
वहीं बात करें लोक ऋण की बात करें तो ये है 55,737.79 करोड़ रुपए, ये इसका लोक ऋण प्रस्तावित है। ठीक है, बाकी के और आंकड़े देख सकते हो आप, घाटा कितना है और भी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सेदारी, ये देखो बजट अनुमान में कितनी है और यहाँ पर देख सकते हो जो ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। वहीं बात करें अनुसूचित जातियों के लिए 25-26 में, अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन है 19,648.86 करोड़ रुपए। किसके लिए? अनुसूचित यानी एससी के लिए। वहीं एसटी के लिए रखा गया है 1735.04 करोड़ रुपए का प्रावधान है, यह आपका प्रावधान। अब बात करेंगे बजट अनुमान 2025-26 रुपया आता कहां से, फिर बात करेंगे बजट अनुमान रुपया 2025 में जाता कहां है, जाना और आना दोनों की बात करते हैं। तो बात करते हैं क्या है, तो दोस्तों रुपया आता कहां से इस पर चर्चा करते हैं। पहले जो रुपया है वो आता कहां से इसकी बात करने वाले। देखो सबसे ज्यादा रुपया जो आता है, मतलब एक तरीके से जो रेवेन्यू कमाता है वो कहां से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है बिहार के पास। ये देखो ये वाला पार्ट नंबर 1 पर है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश करीब 43 पॉइंट कितना है, 43.68% का रेवेन्यू है जो आता है कहां से, केंद्रीय करों से। नंबर 1 पर ये है। उसके बाद देखिए ये 43.68% है। वही नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर है ये राज्य कर में, राज्य कर जो राज्य सरकार में, जो राज्य सरकार के कर हैं, राजस्व जो टैक्स है वहां से पैसा आता है जो राज्य सरकार के, कितना 18.77%। नंबर 3 पर है लोक ऋण, जहां से डेब्ट है, कितना है इसमें 17.58%, ये नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर है ये नंबर 4 पर है केंद्र सरकार जो है सहायता देती है उस अनुदान से 17.21%। तो ये चारों जगह से पैसा आता है, यहां से देख सकते हो। और राज्य का कर भिन्न राजस्व यहां से देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये रुपये आने की पहला योजना है केंद्रीय करों में राज्य का अंश, नंबर 1। नंबर 2 पर है जो खुद स्टेट जो है, बिहार स्टेट जो है अपने टैक्स रेवेन्यू करता है, यानी कि उनको वसूलता है। नंबर 3 पे पब्लिक डेब्ट यानी कि जो लोक ऋण है। नंबर 4 पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। याद रखना, ये ऑर्डर में लगाने को आ सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब मिटा देता हूं मैं सब। नंबर 1 नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रुपया जाता कहां है, रुपया जाता कहां है इस पर चर्चा होगी। देखो सबसे ज्यादा रुपया जो जाता है स्टेट का सामाजिक सेवाएं में, नंबर 1 पर यही है सामाजिक सेवाएं। तो सामाजिक सेवाएं नंबर 1 पर है, ये करीब कितना 39.80% जो है अप्रोक्सीमेट रुपया जो है सामाजिक सेवा में, सोशल सर्विस में चला जाता है। उसके बाद देखेंगे 28.94 में नंबर 2 जो सामान्य सेवाएं हैं वहां पर जाता है, कितना है 28.94%, 28.94%। नंबर 3 पर आर्थिक सेवाएं क्या 23.58%, ये नंबर 3 पर है। कौन सा है, नंबर 3 पर है, नंबर 3 पर है। गॉट इट। नंबर 4 पर है लोक ऋण की वापसी, ये नंबर 4 का है। तो ये पैसा सारा जो है बजट का यहां पर जाके खर्च हो जाता है, यहां पर चला जाता है। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब सर्वाधिक खर्च वर्ष 2025 में किस किस पर है इस पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2025 में सर्वाधिक देखो सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में, नंबर 2 स्वास्थ्य में, नंबर 3 सड़क विकास पर, नंबर 4 गृह विभाग में। अब इसको डिटेल करते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा जो शिक्षा में यहां बात करूंगा मैं, एजुकेशन में नंबर 1 पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। कहां पर, एजुकेशन में। एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया इन्होंने, कितना है, नंबर 1 पर है यह एजुकेशन। ठीक है, करीब 60,964, याद रखना ये आंकड़े मिलान के लिए आ सकते हैं इसलिए लिख रहा हूं, 60,964 करोड़ रुपए, 964.87 करोड़ रुपए, ये कितना है एजुकेशन में। नंबर 2 बात करेंगे वहीं किसकी, हेल्थ में। ये हेल्थ में क्या जाएगा, हेल्थ में ये आंकड़ा है नंबर 2 पर करीब 20,035.80 करोड़ रुपए। ठीक है, ये हेल्थ में है। नंबर 3 पे सड़क विकास में, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वहां पर, रोड में कितना है, शहर एवं ग्रामीण दोनों, यानी याद रखना अर्बन एंड ग्रामीण दोनों में है, अर्बन एंड रूरल दोनों में है, करीब 17,908.18 करोड़ रुपए। और नंबर 4 पर है गृह विभाग, जो होम मिनिस्ट्री होम डिपार्टमेंट है वहां पर दोस्तों 17,831.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो नंबर 1 हो गया एजुकेशन, नंबर 2 हो गया हेल्थ, नंबर 3 रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, सड़क विकास पर मतलब रोड डेवलपमेंट पर, और नंबर 4 हो गया होम। इस तरीके से EMRH हो गया। यहां पर जो है सर्वाधिक खर्चा किया जाएगा दोस्तों। चारों याद रखो, बाकी के ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, बिहार बजट 2025-26 में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो
बिहार बजट में जो घोषणा की गई है 2025-26 में, उसकी बात करेंगे। जो बिहार बजट में देखो, राज्यों के सभी अनुमंडल जो हैं, जो राज्यों के सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएगी। प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर पटना में जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी, जिससे महिला प्रशिक्षक ही कार्यरत होंगी। तो जो जिम ऑन व्हील्स है उस पर महिला जो प्रशिक्षक हैं वही कार्यरत होंगी। ये पटना में प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी। बिहार बजट 2025-26 की योजना बता रहा हूं मैं आपको। गॉट माय पॉइंट। दूसरा है पूसा समस्तीपुर में गुड़ से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र। किससे? गुड़ से संबंधित, गुड़ उससे संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ट्रिपल पी मॉडल पर उसके अंतर्गत की जाएगी। ठीक है। और जो महिलाएं हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में चालक और जो परिचालक हैं यानी कंडक्टर बोलते हैं, और डिपो रखरखाव कर्मचारियों की नियुक्ति में महिलाओं का 33%, याद रखना 33% आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। वहीं महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों को ई रिक्शा और दुपहिया वाहन हेतु नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण होगा। पटना में एक महिला हॉट की स्थापना की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे और राज्य की 21 जो कृषि उपज मंडियां हैं उनको मॉडर्न किया जाएगा, यानी आधुनिकीकरण किया जाएगा दोस्तों। वही बात करें, तूर, अरहर, मूंग, उड़द आदि दालों की खरीद जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करके की जाएगी। क्या? एमएसपी तय करके की जाएगी दोस्तों। वहीं सुधा मॉडल पर आधारित तरकारी सुधा आउटलेट सभी प्रखंडों में संयुक्त रूप से स्थापित किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप और पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये इंपोर्टेंट है। और भी चीजें, वहीं राजधानी पटना को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। वहीं एक और बात है, यहाँ पर बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 25 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य को जलवायु अनुकूलन और कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। ये पूछा जा सकता है। तो कितने करोड़ रुपए का? यह 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। वहीं छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजनाओं की शुरुआत होगी। होम स्टे को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और दूसरी बात, पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसे शीघ्र चालू किया जाएगा। ये सारी योजनाएं बजट 2025 जो बिहार में है उसमें की गई दोस्तों। गॉट इट। और भी चीजें देख सकते हो यहाँ पर क्या है। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल, कहां पर? बेगूसराय में दोस्तों, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। कहां पर? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो कहां पर दोस्तों? बेगूसराय में। इंपोर्टेंट है, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल उसकी स्थापना की जाएगी। बाकी और भी चीजें इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना आप इधर। ठीक है। हाँ, एक और चीज समझो, जो राजगीर है, राजगीर और सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल में नई हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। नई हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। वहीं भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा के साथ ही मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें इसमें शुरू की गई 2025-26 के बजट में। सरकार की उपलब्धियां हैं, यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या किया है। इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो। बिहार में कृषि रोड मैप के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्पादकता को लगभग 2 गुना और मक्का को 2.5 गुना बढ़ी है दोस्तों। ये सारी चीजें नदी जोड़ी योजना के तहत, नदी जोड़ो योजना के तहत अगर की जाए तो बात, कोसी मैची लिंक परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 6,282.32 करोड़ रुपए का खर्च जारी किया गया। कितना? 6,282.3 करोड़ रुपए नदी जोड़ो योजना के तहत। राज्य के सभी 38 जिलों में, कितने? 38 डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए तो जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांव को जलवायु अनुकूल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जितने भी राज्य के सभी 38 जिले हैं। और जीविका द्वारा 29 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता से समूह है, उनकी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और जीविका द्वारा अब तक कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 131 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। गॉट माय पॉइंट। चलिए एक और बात करते हैं आगे। दूसरी बात क्या है, वही इंपोर्टेंट न्यूज है। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान, इसके अंतर्गत किए गए प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है दोस्तों। जो जल जीवन
कौन सा है? जल जीवन जो हरियाली अभियान है। वहीं चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला है। याद रखना, ये वाली न्यूज याद रखना, कौन सा? तृतीय पुरस्कार मिला है। और जल जीवन हरियाली जो अभियान है उसके अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम से वर्ष 2024-25 में 1.99 करोड़ रुपए पौधारोपण प्लांटेशन किया गया है। और चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो 2022 में किसको मिला? बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर पिछले 10 वर्षों में 1.43, याद रखना, 1.43 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय यानी कि टॉयलेट की सुविधा मिली। वर्तमान में राज्य के 9.5% वार्ड में ठोस यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड अपशिष्ट जो रेसिडुअल प्रबंधन है, रेसिडुअल मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन किया जा रहा है। कितने? 9.5% वार्डों में। गुड पॉइंट। और भी देख सकते हो, कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान के लिए जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन की गोवर्धन योजना का क्रियान्वयन राज्य के 31 जिलों में किया जा रहा है। ये सारी चीजें, ठीक है। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत करीब 2,65,295 आवासों में से 1,42,450 आवासों का निर्माण कार्य कंप्लीट किया जा चुका है, पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट किया जा चुका है। राज्य के 4 शहरों में, खासकर भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ, इनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया। तो पूछ सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य के कौन कौन से शहर हैं? तो भागलपुर हो गया, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके योजना जो है अंतर्गत में देखा जाए, स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत अब तक सभी नगर निकाय खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित हो चुके हैं, यानी कि ओपन डेफिकेशन हो चुके हैं उनका। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 56 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, बिहार का जो लघु योजना के अंतर्गत अब तक 40,099 लाभार्थियों को 214.22 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों ठीक है। वहीं गन्ना के मूल्य में पूर्व के 10 रुपए के अतिरिक्त पुनः 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 3.70 यानी कि 3.7 लाख छात्र या छात्राएं लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं नीति आयोग के वर्ष 2023-24 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई, यह SDG 6 आता है, जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात होती है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात होती है स्वच्छ पानी एवं सफाई के अंतर्गत। उसके मामले में बिहार को देश के सभी राज्यों में 98 स्कोर के साथ तीसरा स्थान मिला है। कौन सा? तीसरा स्थान। 98 स्कोर के साथ तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों वहीं वर्ष 2006 से 10, कौन सा? वर्ष 2006 से 10 के और 2016 से 20 के बीच जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 3.7 वर्ष, और बालिकाओं के लिए, इनकी गर्ल्स के लिए 3 वर्ष की वृद्धि हुई है। इतना इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, 3.7 वर्ष का और 3 वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ है। पॉइंट। वहीं स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर बात करें, राज्य सरकार के खर्च में 13 गुना की, कितना? 13 गुना की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके फलस्वरूप 2004 से 6 और 18 से 20 के बीच जो MMR रेट है, यानी कि जो मॉर्टल मोर्टेलिटी रेट है दोस्तों, MMR दर में 62%, 62% की वृद्धि, और 2005 से 2020 के बीच में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट इज कॉल्ड IMR दर से 56% की भारी कमी दर्ज की गई है। IMR में कितनी है? 56%। अगर क्वेश्चन बनाएगा टफ तो ये आंकड़े दे सकता है। और मैं वहीं मोदी जी ने एम्स दरभंगा का दरभंगा में का एम्स खोलना है, दरभंगा में एम्स खोलने का योजना बना चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और जो इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या है इंपोर्टेंट? वहीं दोस्तों 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बालिकाओं में जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे बोलते हैं HPV, ये वायरस से होता है, इसके संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री, कौन सा? मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत
HPV टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 1.54 करोड़ परिवारों के लगभग 3.65 करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। और वर्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार है राष्ट्र स्तर पर तीसरे स्थान पर है दोस्तों। कौन से? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट क्या है। चलिए आ जाओ नीचे। अब देखो ये हो गया आपका यहां तक कंप्लीट। ये हमने बिहार का जो बजट था वो यहां तक हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब बात करने वाले हैं बिहार का बजट 2025-26। ये कंप्लीट हुआ है और 3 मार्च को जो फाइनेंस मिनिस्टर इस समय जो डिप्टी मिनिस्टर है आपके, डिप्टी सीएम है, सॉरी, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। उन्होंने 3 मार्च 2025-26 का बजट पेश किया था। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे आगे। ये हो गया कंप्लीट। बात करेंगे आप इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे की, गॉट इट। उससे पहले ये वीडियो आगे बढ़े, प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, जिससे ये वीडियो आप तक पहुंचे, फिर दोबारा से आपको देखने का मौका मिलेगा और आपके दोस्तों तक ये वीडियो की पहुंच इजी गोइंग हो जाए। चलिए अब बात करेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इसकी चर्चा होगी। क्या है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण? देखो 2024-25 की बातें हैं और इंपोर्टेंट इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, इसमें कई अध्याय हैं, तो जो इंपोर्टेंट है उसी की बात करेंगे। फर्स्ट अध्याय की बात करें, बिहार की अर्थव्यवस्था, जो काफी इंपोर्टेंट है। पहला अध्याय बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलो स्थिर की बात करें, पहले याद रखना जो बेस ईयर है वो है 2011। किसी भी बजट का 2011-12, इसको याद रखा जाए, 11-12। इसकी कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था है वर्ष 2024-23-24 में उसके क्वार्टर में 4.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। जबकि वर्तमान कीमतों पर देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,54,429 करोड़ रुपए है दोस्तों। कितना है? 8,54,429 करोड़ रुपए है। वहीं वर्तमान कीमतों पर 23-24 के सकल घरेलू जो उत्पाद है गत वर्ष की तुलना में 14.5, याद रखना है कितना, 14.5% की वृद्धि, और स्थिर मूल्यों में देखा जाए जो 2011-12 की कीमतों पर 9.2% की वृद्धि दर्ज हुई है दोस्तों। ठीक है, यह है आपका बिहार की अर्थव्यवस्था के आंकड़े। वहीं बात करें दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है, वर्ष 2023-24 के क्वार्टर में राज्य के जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में स्थिर 2011-12 कीमतों पर क्या योगदान था, इसकी बात करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था नंबर 1 पर प्राथमिक क्षेत्र 19.9%, 19.9। द्वितीय क्षेत्र में है नंबर 2 पर 21.5% दोस्तों, और नंबर 3 पर है 58.6% के साथ तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आती हैं ऐसे सेवाएं, बैंकिंग सेवा हो, आईटी से रिलेटेड सेवाएं, ये सारी सेवाएं आते हैं। तो ये है 58.6%। अगर पूछा जाए उल्टे तरीके से कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है नंबर 1 पर, फिर नंबर 2 पर द्वितीय क्षेत्र और नंबर 3 पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आता है। वहीं तृतीय क्षेत्र में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का योगदान जो है 14.8% है, जो सर्वाधिक है। तो यहाँ ट्रेड एवं मरम्मत सेवाओं की बात करें जो सर्विस है, उसका योगदान अकेले ही 14.8% है दोस्तों। वहीं द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, जो विनिर्माण है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसका प्रतिशत एवं निर्माण जो है वो 7.6% है, और निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का कितना है, यह 11.3%। याद रखना 11.3% है दोस्तों। ठीक है, ये 11.3%। पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट आंकड़े देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक एक चीज को बता रहा हूं बार बार। नेक्स्ट बात करते हैं 2012 की बात करें, 12-13 से 23-24 के मध्य में वर्तमान कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा, जो संपूर्ण भारत के 10.7% चक्रवृद्धि वार्षिक दर की तुलना में अधिक रहा। ठीक है, ये सारे आंकड़े इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, 23-24 के क्वार्टर में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन में महत्वपूर्ण योगदान वाले तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर बिहार में 10.8% रहने का अनुमान है, जो इसे देश के सबसे तेज वृद्धि दर वाले राज्यों में शामिल करता है। जो इसे देश के सबसे तेज वृद्धि दर वाले राज्यों में शामिल करता है। कितनी रही?
बिहार की रही 10.8%, याद रखना 10.8%। वहीं स्थिर मूल्यों पर 2011-12 में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, ये देखना नंबर 1 पे है, ये तृतीयक यानी कि 58.6%, तृतीयक क्षेत्र। नंबर 2 पर है 21.5% के साथ द्वितीय क्षेत्र, और नंबर 1 पर है 19.9% के साथ नंबर 3 पर, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों। तो ये सारे आंकड़े याद रखना, ये उसकी इकोनॉमी के, बिहार की इकोनॉमी के आंकड़े हैं, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में फसल और पशुधन क्षेत्र राज्य के सकल मूल्य वर्धन में दो बड़े योगदाता हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर है फसल दोस्तों। कौन सा है नंबर 1 पर? फसल। एक मिनट, क्या है? नंबर 1 पर है फसल, ठीक है। नंबर 2 पर है पशुधन। ये दो बड़े योगदाता हैं जिनका वर्ष 2023-24 में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो जो फसल का योगदान है 9.9% और पशुधन का है 6.3% योगदान अनुमानित रहा है। वहीं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो जो वर्तमान कीमत है उस पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 के 23,523 रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 66,828 रुपए हो गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आंकड़ा। तो 23,000 कितना था? 525 रुपए 2011-12 में, और 23-24 में हो गया 66,828 रुपए। पॉइंट। तो ये जबकि स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के रेट से देखा जाए, स्थिर से मतलब है जो कांस्टेंट प्राइस है, तो 2011-12 का जो एक कांस्टेंट बेस ईयर है उससे हम ये अनुमान लगाते हैं। उससे क्या है, ये जो उसकी कीमतों के हिसाब से देखें तो 23-24 में ये 36,333 रुपए हो चुका है, और वर्तमान में ये 66,828 रुपए, मतलब अगर वर्तमान में देखें तो। लेकिन जब स्थिर कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से लगाएंगे तो ये आंकड़ा बहुत कम है दोस्तों। गॉट इट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। बाकी क्या है और देख लेना आप, ये सकल स्थिर मूल्य निर्माण देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर जीएवे में हिस्सा और रोजगार में हिस्सा परसेंट कितना है। चलो, बिहार में जो जीएवे में हिस्सा है दोस्तों, ये तीनों क्षेत्रों की बात हुई। ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र है। वहीं भारत का हिस्सा देखें दोस्तों, ये जीबीए में बात कर रहा हूँ, जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में बात कर रहा हूँ। भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है वो 16.6% है। नंबर 2 है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 28.7%, और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा इंडिया में 54.6% है। अप्रोक्स देखा जाए तो बिहार में जो है, यानी कि जो बिहार में सारे आंकड़े ज्यादा है, बिहार में तृतीय क्षेत्र जो है बिहार में जो भारत का है उससे ज्यादा है। वहीं बिहार में अगर रोजगार में हिस्सा देखा जाए तो यह प्राथमिक क्षेत्र में बिहार में कितना है? 54.2%, और ये कितना है? 46.3% भारत में। वहीं द्वितीय क्षेत्र में अगर देखा जाए रोजगार में 23.6% है, और सर्विस क्षेत्र में 22.2%। अप्रॉक्स ओवरऑल बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों आज भी 54.6% लोग रोजगार प्राप्त करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे रोजगार प्राप्त करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये पूरा आंकड़ा था, ये मुझे बताना था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा है। चलो क्या है, तो दोस्तों बात करें बिहार में जो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका, इसकी बात करने वाले हैं। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्य शक्ति जो सहभागिता क्षेत्र का हिस्सा जो है 17-18 में था 45.2% से बढ़कर 23-24 में 54.2% हो गया है। पॉइंट। तो ये करीब अगर बात करें 7-8 सालों में करीब 9% के आसपास बढ़ा है। कितना? अप्रोक्स 9% बढ़ा है, 9% बढ़ा है, ठीक है। ये था पूरा इकोनॉमी बिहार का। अब बात करेंगे वित्त व्यवस्था पर। यह अध्याय 2 है जो वित्त व्यवस्था की चर्चा करेगा। चलो अध्याय 2 पे आते हैं। क्या है अध्याय 2 दोस्तों? और कोई कलर लेते हैं इसमें। चलो ये वाला। 23-24 में राज्य का कुल व्यय जो एक्सपेंडिचर था 2,52,082 करोड़ रुपए था, जिसमें राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो कितना था? 1,90,514 करोड़ रुपए। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसकी बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजीगत व्यय था वो था 61,568 करोड़ रुपए। यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो, यहां पर अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो राजस्व है वो पूंजीगत व्यय से कहीं ज्यादा है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं 23-24 में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा राजस्व व्यय 3.6% और पूंजीगत व्यय
28.5% बढ़ा। कितना बढ़ा? 28.5% का इंक्रीमेंट हुआ। 23-24 में राज्य सरकार का घाटा देख सकते हैं। सकल राजस्व घाटा जो था, ये प्रतिशत में देखिए आप यहाँ पर, सकल राजकोषीय घाटा था करीब गत वर्ष से 20.4% कम। वहीं प्राथमिक घाटा 39.1% से कम। और कुल ऋण ग्रहण जो बोरोइंग है वो कितनी है? 60,218 करोड़ रुपए दोस्तों। गॉट इट? ये देख सकते हैं आप। वहीं बात करें बिहार सरकार के राजस्व लेखे में प्राप्ति की संरचना 23-24 में दोस्तों कितनी है, इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखो, कर राजस्व में नंबर 1 पे 83.8%, नंबर 1। नंबर 2 पे है सहायता अनुदान एवं अंशदान जो 13.5% को दर्शाता है। और यह नंबर 3 पर करेतर राजस्व 2.7%। वहीं 23-24 में राजस्व व्यय के 3 सबसे बड़े हिस्से हैं। नंबर 1 पर है सामाजिक सेवाएं 43.7%, नंबर 2 पर है सामान्य सेवाएं 31.1%, नंबर 3 पर है आर्थिक सेवाएं 25.2%। तो नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर आर्थिक सेवाएं। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 22.6% पर पहुंच गई है। वहीं 23-24 में राजस्व लेखे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का -0.3% अधिशेष दर्ज हुआ है दोस्तों। वहीं प्राथमिक घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा है, 2.1% रहा है। गवर्नमेंट वहीं राजकोषीय प्रदर्शन को देख सकते हो क्या कैसे, ये आंकड़े आप देखना चाहो तो नॉट सो मच इंपोर्टेंट। गवर्नमेंट ये सारे आंकड़े आप देख सकते हो, ऋण प्रबंधन वगैरह देख सकते हो। अब आते हैं सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण कितना है, ये इंपोर्टेंट है। सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण जो वर्ष 2023-24 के लिए देखो, सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाओं में 33%, नंबर 1 पर सामाजिक सेवाओं में। नंबर 2 आर्थिक सेवाओं में, नहीं नंबर 2 है सामान्य सेवाओं में, नंबर 2 पर सामान्य सेवाएं, नंबर 3 पर आर्थिक सेवाएं, नंबर 4 पर पूंजीगत पर्वे, और नंबर 5 पर लोक ऋण की अदायगी, और नंबर 6 पर ऋण एवं अग्रिम इस तरीके से। तो ये सारे आंकड़े याद रखना। सामाजिक सेवा यानी कि सोशल सर्विस, जनरल सर्विस ऐसे करके लगा लो, और इकोनॉमिक सर्विस 1 2 3 ऐसे करके इन आंकड़ों को लगा सकते हो आप। गवर्नमेंट चलिए और देखते हैं क्या है। आप यहां देख सकते हो, ये पढ़ना चाहो तो अगर आर्थिक सेवाओं पर व्यय पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चलो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर आते हैं। जो कृषि है और उससे रिलेटेड क्षेत्र है इसकी चर्चा करेंगे। क्या है? कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। क्या है? बैकबोन है दोस्तों। जैसे आप कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है, तो ये कृषि जो है अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, जिसमें राज्य की 75% से भी अधिक आबादी नियोजित है। तो बिहार की करीब 75% आबादी इसी कृषि से अपना जीवन यापन करती है। इसकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बैकबोन है। और कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28, याद रखना कि भाई चतुर्थ कृषि रोड मैप कब से कब तक अपनाया है राज्य सरकार ने, तो ये अपना है 2023 से 28 तक दोस्तों, 5 साल के लिए 2023 से 28 तक अपनाया दोस्तों। और कृषि के लिए जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक सब्सिडी है, विद्युत सब्सिडी वर्ष 2019-20 से 23-24 के बीच 8 गुना बढ़ी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड दैट इज कॉल्ड केसीसी के तहत वर्ष 2023-24 में 7,080.07 करोड़ रुपए ऋण वितरित हुआ है। बिहार में वर्ष 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए हुआ है दोस्तों। तो आंकड़ा याद रखना, 7,080 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ है क्रेडिट कार्ड पर, केसीसी पर, और 54.6% भूमि का उपयोग किसके? फसलों के प्रोडक्शन में दोस्तों। किसमें? फसलों के प्रोडक्शन में किया गया है, फसलों को प्रोडक्शन करने के लिए किया गया। गॉट माय पॉइंट? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं आप सर्वाधिक जो फसल सघनता है, यहां पर बात हो रही है फसल सघनता की, ठीक है, क्रॉप जो डेंसिटी है वो सुपौल में है। कहां पर? सुपौल में। और उसके बाद है जहानाबाद में 1.7 पे है। तो सुपौल जिला है वहां पर नंबर 1 पर, नंबर 2 उसके बाद जहानाबाद में 1.75, सुपौल में 1.82। वहीं बात करें 2015-16 में बिहार में उपलब्ध 16,412 जोतों में 2,297 जोत ही महिलाओं द्वारा नियंत्रित थी, जो कुल जोत का 14% हिस्सा रखती है। कितना? 14%।
परसेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बिहार गेहूं वगैरह आप देखना चाहो देख लेना कितना बेगूसराय में। तो बिहार का शीर्ष गेहूं उत्पादकता की बात करें तो वह है बेगूसराय जिला। सबसे ज्यादा कहां पर? बेगूसराय में। इंपोर्टेंट। बिहार में मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के समकक्ष है। यद्यपि वर्ष 2023-24 में रबी मौसम में उपजे मक्का की उत्पादकता 7,541 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022-23 की उत्पादकता से 9% कम थी, माइनस में 9% थी दोस्तों। गॉट इट। मक्का की खेती रोहतास और औरंगाबाद को छोड़कर शेष सभी जिलों में होती है। लेकिन वर्ष 2023-24 में बिहार में मक्का के कुल उत्पादन में 4 जिले, नंबर 1 पूर्णिया, नंबर 2 अररिया, कटिहार और किशनगंज का 53%, ये 4 जिले हैं, इनका कितना? 53% का योगदान था। बिहार में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2022-23 के 433.9 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 23-24 में 468.0 हजार हेक्टेयर हो गया है। यद्यपि विभिन्न दलहनों की उत्पादकता घटी है, यानी अगर माना जाए उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो घटी जरूर है, वो डिक्रीज हुए, बट उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है। बिहार में ईख की खेती का क्षेत्रफल 22-23 के 210.02 हजार हेक्टेयर से घटकर घटा है। ये आंकड़े आ सकते हैं, याद रखना, घटा है। वहीं बात करें बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं ये। खाद्यान्न कितना, अनाज कितना, गेहूं कितना, आप देख सकते हो। ये पूरा आंकड़ा चाहो तो एक बार देख लेना। ऑटोमेट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारे आंकड़े देख लेना, कुल अनाज कितना हुआ, कहां पर हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। बागवानी फसलें देख लेना, देखते हैं एक बार क्या है। देखो वहीं बात करें बिहार में बागवानी फसलों पर, क्या है बागवानी फसलें। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में बिहार में मुख्य फल था आम और उसके बाद केला। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो आम होता है, यानी कि उसके बाद मैंगो, उसके बाद केला यानी कि बनाना। क्या होता है? केला यानी कि बनाना सबसे ज्यादा होता है। 22-23 से 23-24 के बीच में आम के क्षेत्रफल में सिर्फ 1%, क्योंकि आम के कुल उत्पादन में 9.7% की वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट देखा गया। वहीं बिहार में वर्ष 2022-23 में 23-24 के बीच लीची के उत्पादनों का क्षेत्रफल 6% बढ़ा और जबकि कुल उत्पादन 11.7% बढ़ा है। यानी आम हुआ और उसके बीच में सारा उसका आम का जो उत्पादन है वो और लीची का उत्पादन दोनों बढ़ा है दोस्तों। राज्य में वर्ष 2023-24 में कुल 56.4 हजार टन मखाना, बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि पटना में एक मखाना क्या है, बोर्ड भी बनाया गया। मखाना बोर्ड भी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पटना बिहार में क्या है, मखाना बोर्ड बनाया गया है। यह भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% है, यह भारत के। तो पूछा जाए तो भाई 85% मखाना कहाँ है, यह बिहार में। याद रखना बिहार में, कि सिर्फ बिहार में 85% मखाना बनता है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपोर्टेंट है, न्यूज में रहा है। मिथिलांचल कृषक उत्पादन संघ के तत्वाधान में भारत सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया, याद रखना। तो मिथिलांचल जो कृषक उत्पादन है वहां मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों। ठीक है। राज्य में उच्च उत्पादक मखाना जाति के बीजों के लिए 100% तथा उन्नत बीजों के निर्देशन के लिए मखाना किसानों के 75% सब्सिडी दी गई। कितनी? 75% सब्सिडी का योजना बनाई गई दोस्तों, सब्सिडी दी गई है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। बिहार में मुख्य फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन देख सकते हो आप कितना है। ठीक है, तो मखाना वगैरह आप देख सकते हो इस तरीके से। बिहार सरकार ने दोस्तों, बिहार सरकार ने पान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 6 जिलों में, कौन कौन से 6 जिले हैं, ये नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली में पान की खेती की वित्तीय सहायता दी है। पान की खेती करने के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड की है 6 जिलों में। पूछ सकते हैं कौन से 6 जिले हैं, ये मैंने ऊपर बताया, 6 जो जिले हैं 6 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोवाइड करने की बात की है। नंबर 1 है नालंदा, याद रखना, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखुपुरा और वैशाली करके याद रखना। वहीं चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत, जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसके तहत की बात करें तो वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र जो पान की स्थापना के लिए 469.0 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। और इसी प्रकार चतुर्थ कृषि रोड मैप द्वारा और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन यानी कि पराग नामक योजना के तहत राज्य सरकार ने शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन कार्यक्रम की
शुरुआत की है। वहीं बात करें सब्जी उत्पादन की, तो देखो देख लेना थोड़ा, सब्जी उत्पादन बहुत ज़्यादा मच इंपोर्टेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंपोर्टेंट थी, देख सकते हो। फलों का उत्पादन देख लेना, यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देख लेना क्या है कैसे है। अब आते हैं पर सिंचाई पे, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए, जो केसीसी योजना जो है 1998 में शुरू की गई थी। तो बिहार ने 23-24 में बिहार सरकार ने 7,080.07 करोड़ रुपए दिए हैं, और 19-20 में दिया आधा, करीब 3,204 करोड़ रुपए, 3,204.51 करोड़ रुपए। वहीं 2023-24 में है 7,080.07 करोड़ रुपए इन्होंने केसीसी के लिए दिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे सिंचाई की, क्या है सिंचाई परियोजना, इसकी चर्चा करते हैं, चलो। तो भूजल से सिंचाई बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, किससे, भूजल से, किससे, भूजल से दोस्तों, भूजल से सिंचाई बिहार में सिंचाई का मुख्य सोर्स है। वर्ष 22-23 में 64.1% सकल सिंचित क्षेत्र में कूपों के माध्यम से भूजल सिंचाई की गई थी। तो किसके माध्यम से हुई, 64.1% कूपों, यानी कि कुओं के माध्यम से। जबकि सकल सिंचित क्षेत्र में 30.30% हिस्से में नहरों के जरिए भूतल जल से सिंचाई की गई। तो ये 30.3, ये कहां से हुई, नहरों से। वहीं सिंचाई के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई नई नहर योजना है, यह पूर्वी गंडक नहर प्रणाली, गंगा जलापूर्ति योजना और कर्मनाशा नदी पर निकस पंप नहर योजना दोस्तों। वहीं बिहार में राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन NMEO और OS उसका क्रियान्वयन हो रहा है, और इन दोनों मिशनों के तहत चावल के लिए 15, गेहूं के लिए 10 और दलहन के लिए 38, मोटे अनाजों के लिए 11 और जूट के लिए 7, ईख के लिए 5 और तिलहनों के लिए 10 जिलों की पहचान की गई है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, बहुत इंपोर्टेंट है। जलवायु की जो एडेप्टेबिलिटी जो है, एडेप्टिव होने के लिए, जो जलवायु के लिए क्लाइमेट एडेप्टेबल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार के 30 जिलों में वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 तक की अवधि के लिए किया जा रहा है, ठीक है। वहीं भंडारण और खरीद की बात करें, बिहार राज्य भंडारण निगम के वर्ष 2023-24 में 54 केंद्र चालू थे, तथा कुल भंडारण क्षमता थी 5.79 लाख टन। गॉट माय पॉइंट। वहीं बात करें तो देख सकते हो सर्वाधिक परती भूमि प्रतिशत वाले 3 जिले हैं, सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो ये सारा आंकड़ा आप देख लेना। तो सर्वाधिक जो परती भूमि प्रतिशत वाले 3 जिले हैं, जहानाबाद है, अरवल है, जमुई है। परती भूमि वाले जिले हैं, गया है, पूर्णिया है और जमुई है। निवल बुवाई वाले कौन से जिले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। बिहार का निवल बुवाई क्षेत्रफल है 5,112.8 हजार हेक्टेयर। सर्वाधिक निवल बुवाई प्रतिशत वाले 3 जिले हैं, बक्सर है 83.4%, नंबर 2 भोजपुर है 81.8%, नंबर 3 है सिवान 73.9%। वहीं बिहार का कुल निवल बुआई प्रतिशत कितना है, 54.6%, ठीक है। ये एक और इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, सर्वाधिक फसल सघनता वाले 3 जिले हैं, कौन कौन से, सुपौल है 1.82 के साथ, नंबर 2 है जहानाबाद 1.75 के साथ, और बेगूसराय है 1.74 के साथ। और बिहार की कुल एवरेज फसल सघनता की बात करें, क्रॉप डेंसिटी की बात करें, तो वो है 1.42, कितनी है, 1.42, याद रखना, ये क्रॉप डेंसिटी है दोस्तों। पॉइंट। चलिए अब आते हैं अध्याय 4 पर, ठीक है। इसकी बात करेंगे, अध्याय 4 के बाद 5 है, उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं है, 5 की बात करेंगे, 7, 8 भी है, 9 भी है, उसके बाद ये खत्म है, ठीक है। थोड़ा सा ये है बस बाल विकास था, गवर्नमेंट। फिर इस पर बात करेंगे बिहार में सीड्स क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमिक सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। आगे अपने अध्याय 4 उद्यम पर बात करते हैं, उद्यम, ठीक है। कितना क्या है, देखो जो औद्योगिक क्षेत्र है, खासकर निर्माण और विनिर्माण, बिहार में औद्योगिक विकास के प्रमुख वाहक हैं दोस्तों, ठीक है। निर्माण क्षेत्र का अगर बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का 50.2% तथा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का 37% का योगदान था। पॉइंट। वहीं 23-24 में चुनिंदा भारतीय राज्यों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में बिहार के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका योगदान था
5%, कितना 21.5%, याद रखना। वहीं बिहार में वर्ष 23-24 में 10.16 जो प्रतिशत चीनी प्राप्ति की दर से राज्य की 9 चीनी मिलों की कुल चीनी उत्पादन क्षमता इतनी थी। डेयरी वाला देख लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि डेयरी में हम नंबर 1 यूपी वाला है, ठीक है। दूसरा देखो, पर्यटन के लिए देख लो, बहुत इंपोर्टेंट तो होने का। पर्यटन देखते हैं क्या है। बिहार सरकार ने पर्यटन को आर्थिक प्रगति से जोड़ने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 बनाई है और वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार पहुंचे थे, ठीक है। कितने? 821.33 लाख पर्यटक बिहार पहुंचे। इनमें से 5.47 लाख विदेशी और शेष देशी पर्यटक थे। वहीं 23-24 में बिहार सरकार की विभिन्न परियोजनाओं हेतु व्यय के संदर्भ में 3 प्रमुख पर्यटन परियोजनाएं निम्नलिखित थी। तो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं प्रमुख थी। 3 प्रमुख पर्यटन परियोजनाएं थी। नंबर 1 गया जी धर्मशाला जो गया में है। नंबर 2 पुनौरा धाम सीतामढ़ी। नंबर 3 विष्णु पद मंदिर गया। ये 3 योजनाएं थी, 3 प्रमुख पर्यटन योजनाएं। बात करेंगे अब श्रम रोजगार तथा कौशल की। दोस्तों, श्रम रोजगार तथा कौशल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23-24 के संदर्भ में बिहार की श्रम सहभागिता दर प्रतिशत में, इसकी चर्चा करते हैं क्या है। चलो, तो जो प्रतिशत में है बिहार की श्रम भागता दर परसेंटेज में, ग्रामीण की बात करेंगे और शहरी की। देखो, ग्रामीण में ये पुरुषों में है 79.2, महिलाओं में है 33.5% और समग्र है 56। तो जो लेबर, ये बात हो रही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात हो रही है। तो टोटल एवरेज है 56% का। शहरों में कितना? पुरुषों में 71.9, महिलाओं में कम है 18% और समग्र है जो शहरों में वो कितना है 46.3%, या 46.3% है। पॉइंट। चलो, समग्र सहभागिता दर देखो प्रतिशत में, पुरुषों की है 78.5, महिला की है 32 और समग्र 55। तो पूछा जाए तो समग्र 55 याद रखना, कितनी है? परसेंट। कितनी? 55। बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात यहाँ पर देख सकते हो। बाकी का मैंने ऊपर बताया वो ज्यादा जरूरी है, याद रखना। पॉइंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ऊपर। और क्या है देखो, रेलवे नेटवर्क वगैरह पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। और क्या अध्याय है? ई शासन देख सकते हो। हाँ, इस अवधि में किसानों को पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत 12,562.60 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी याद रखना। विद्युत क्षेत्र देखो, हाँ ये देख लो, विद्युत क्षेत्र में बिहार के घरों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 2018 में ही हासिल हो गया था। तो ये याद रखें, कब हुआ गया था? 2018 में। तो बिहार में जो घर है उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2018 में, 2018 में ही हासिल कर लिया गया था। पॉइंट। और राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो एक्सपेंडिचर है वर्ष 2012-13 में 134 किलोवाट घंटा से बढ़कर 23-24 में 363 किलोवाट घंटा पहुंच चुका, अप्रोक्स 2.5 गुना। और वर्ष 2024 में सितंबर 2024 तक बिजली की चरम मांग 8005 मेगावाट है दोस्तों। वहीं वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले शीर्ष 3 जिले हैं। नंबर 1 पटना, नंबर 2 गया और नंबर 3 मुजफ्फरपुर, याद रखना ये वाले। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत 4 जिलों गया हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर और सहरसा, इनमें सौर पथ प्रकाश प्रणाली लगाई गई। तो सौर पथ प्रकाश प्रणाली इन 4 जिलों में लगाई गई है दोस्तों। वहीं बात करें ग्रामीण विकास की, तो जीविका के नाम से, ये इंपोर्टेंट है, ये योजना पूछी जा सकती है ये स्कीम दोस्तों, तो इसको याद रखना है स्कीम से। तो जीविका के नाम से जाने वाली बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति के तहत सितंबर 2024 तक 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप और 71.1 हजार ग्राम संगठन यानी कि जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उनका गठन हुआ है, ये आंकड़े याद रखना। वहीं जीविका की पहली दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन मॉडल को बढ़ावा दिया गया जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। जीविका के तहत कृषि उत्पादों का विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है। किसके? ग्रीन जो डिलाइट्स है उस ब्रांड के तहत किया जाता है दोस्तों। मनरेगा के तहत जो कार्ड धारक हैं, मनरेगा का नाम बदल दिया है, अब इसका नाम बापूजी कर दिया है, बापूजी करके, ठीक है। पूरा नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या है, ठीक है, आप देख सकते हो। और मनरेगा के तहत जॉब कार्ड वाले परिवारों की कुल संख्या में अनुसूचित एससी जाति परिवारों का 80% में देखें तो गया में नंबर 1 पर सबसे ज्यादा है,
नंबर 2 पे है औरंगाबाद में, नंबर 3 सुपौल में। ये एससी कार्ड धारक की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। और मनरेगा के तहत सर्वाधिक जॉब कार्ड वाले 3 जिले सबसे ज्यादा है पूर्वी चंपारण में, नंबर 1 7.4 लाख कार्ड, नंबर 2 पे है समस्तीपुर में और नंबर 3 गया में। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करिए, देख लेना एक बार। चलो अब आते हैं अध्याय 10 पर। क्या है अध्याय 10? यह नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट आवंटन। देख सकते हो यहाँ पर, देखना चाहो तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितना खर्च किया उन्होंने, इस पर बात करते हैं। 23-24 में उसके संदर्भ में 473.77 करोड़ रुपए ये गंगा के, जो गंगा मिशन है उसके तहत खर्च किए गए हैं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसको डे एन्युअलम, क्या है डे एन्युअलम, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसके तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 5154 थी, जो वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई? 48,269 नए सदस्य जुड़े हैं दोस्तों। पटना मेट्रो रेल आवंटन हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है पटना रेलवे, यहां से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना है जिसका कुल आवंटन 3,402 करोड़ रुपए 0.09 है, और केंद्र सरकार का हिस्सा है इसमें 872.50, और राज्य का आवंटन है 2,529.59 करोड़ रुपए दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरीकरण की दर 11.3% थी, जो राष्ट्रीय दर है 31.2%, उसकी तुलना में बहुत कम थी। वहीं शहरी अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की है। वहीं राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन हेतु वर्ष 2024-25 के लिए 640 करोड़ रुपए, जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें 640 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्ष 2011 से 2024 के बीच शहरी आबादी में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य पटना था, उसके बाद दूसरा स्थान गया जिले का है, नंबर 2 पर है गया और नंबर 1 पर पटना। जनगणना 2011 के आधार पर पटना सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? पटना दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो। 2021 के बड़े पुनर्गठन के बाद बिहार में अब 261 नगर स्थानीय निकाय हैं, तो इस प्रकार है। नगर निगम है दोस्तों 19, नगर परिषद है 88 और नगर पंचायत है 154। वहीं बात करें मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वर्ष 24-25 में और 2025-26 के लिए राज्य बजट से हर साल 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वहीं बात करें पटना मास्टर प्लान 2031 का क्रियान्वयन पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। योजना का विस्तार 1,167 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें 7 शहरी क्षेत्र शामिल है। जिसमें योजना की बात करें लाभार्थियों को केंद्र द्वारा सरकार द्वारा हिस्सा 75:25 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। अब आ जाओ अध्याय 11 पे। अच्छा, राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के लिए प्रस्ताव लाया गया था। कौन कौन से? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ये याद रखना, MGDP। अध्याय 11 देखो। राज्य में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या 31 मार्च 2024 तक 57,579 हो गई, जो गत 5 वर्ष पूर्व से 174 पॉइंट कितनी 174.3% ज्यादा है दोस्तों। कितनी? इतनी ज्यादा है, ठीक है। 31 मार्च 2024 तक राज्यों में बैंकों की जो है शाखाएं 8,045 थी। ये सारा आंकड़ा आप देख लेना। सितंबर 2024 तक जिलावार ऋण जमा अनुपात वाले बिहार के 30 जिले पूर्णिया, अररिया और पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। एक और चीज समझ लो, सर्वाधिक अगर बात करें हिस्से की तो सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 59% का था, उसके बाद निजी क्षेत्र का बैंक 28% का हिस्सा था दोस्तों। पॉइंट। अब आओ मानव विकास पे, इसकी बात करते हैं। क्या है मानव विकास? चलो, बिहार सरकार ने 23-24 में अपने कुल बजट का 36.4% हिस्सा मानव विकास से संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किया है। विगत 18 वर्षों में 2005 से 6 और 23-24 के बीच में बिहार में सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय हुआ है वो 13 गुना बढ़ा है, 13 टाइम्स। इस अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय 13 गुना और शिक्षा पर 10 गुना व्यय बढ़ा है दोस्तों। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभावना, जो जीवन संभावना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। वर्ष 2006 से 10 में थी 65.8 वर्ष, और वर्ष 2016 से 20 के बीच में 69.5 वर्ष, यानी कि 3.7 वर्ष, 3.7 वर्ष की 3.7 यानी कि 7 वर्ष की
वृद्धि दर्ज की है दोस्तों। बिहार में शिक्षा पर कुल व्यय 18-19 में था 23,618 करोड़ रुपए, 23-24 में यह व्यय जो एक्सपेंडिचर है 43,224 करोड़ रुपए बढ़ गया है। वहीं महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ महिलाओं पर जो कुल व्यय है 18-19 से 23-24 के बीच करीब 90% दोस्तों, कितना 90% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो आप क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात 918 था और जो राष्ट्रीय औसत 943 से काफी कम था। जो राष्ट्रीय स्तर पर है इंडिया में 943 है और बिहार में 918। बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है और राष्ट्र औसत कितना है 919, 991। ठीक है, जो उससे अधिक है। बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 के 10.41 करोड़ से बढ़कर 21 में 12.3 करोड़ होने का अनुमान है, जो 1.82% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वहीं दोस्तों वर्ष 2031 में जनसंख्या 13.95 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 1.34% का वार्षिक वृद्धि है। बिहार में 0 से 19 वर्ष आयु वर्ग की आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 में 49.4% से घटकर वर्ष 2041 में 30.1% रह जाने का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिक लाभांश वर्ष 2041 में शीर्ष पर पहुंच जाएगा, जब आबादी में कामकाजी उम्र 20 से 59 वर्ष के लोगों का हिस्सा वर्ष 2011 के 43.2% से बढ़कर 58.3% पर पहुंच जाएगा। बिहार में अगर बात किया स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचकांक 2020 के संदर्भ में, तो जो अशोधित जन्म दर है वह 25.5, शिशु मृत्यु दर है 27, बाल मृत्यु दर है 6.9, 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर है 30, नवजात मृत्यु दर है 21.0, परिजात मृत्यु दर है 17.0। वहीं दोस्तों बात करें बिहार की साक्षरता लिटरेसी रेट की बात करें परसेंटेज में, 2011 में थी 47.0% और 2001 में थी 2011 में थी 61.8%, जो 14.8% की वृद्धि दर्शाती है। वहीं 18-19 से 23-24 के बीच में पीएम पोषण का जो आच्छादन है प्राथमिक विद्यालय में 62.45% है, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62.54% है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री बालिका हैं उनकी बात करते हैं तो प्रोत्साहन राशि 18-19 में प्रारंभ है और स्नातक उत्तीर्ण होने पर विवाहित अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि से प्रारंभ है, जिससे बढ़ाकर वर्तमान में 50,000 रुपए कर दिया गया है। बिहार में बच्चों की संख्या बाल विकास में कुल 4.98 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 4.47 करोड़ रुपए 89.9%, शहरी क्षेत्र में 0.50 करोड़ यानी कि 10.1% है दोस्तों। पॉइंट। चलो ये देख लो, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। जलवायु संबंधी जोखिमों और उनके भावी परिणामों पर विचार करते हुए उनके न्यूनीकरण के लिए दोस्तों, उनके न्यूनीकरण के लिए बात की जाए तो वर्ष 2020-21 से हरित बजट लाया गया। तो पूछा जाए भाई कब से, तो 2020 और 21 से 20 और 21 से कौन सा ग्रीन बजट हरित बजट लाया गया। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान वार्षिक चक्रवृद्धि दर जो कंपाउंड रेट है एग्रीगेट रेट है उससे 10.7% की दर से बढ़ते हुए 23-24 में 13,549 करोड़ रुपए पहुंच गया दोस्तों। कितना पहुंच गया? 13,549 करोड़ रुपए पहुंच गया है। गुड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर भाई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की मान लें, बोलते हैं आईएसएफआर 2023 के अनुसार बिहार में 2011 और 23 की अवधि में जो वन आच्छादन है उसमें 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। याद रखना कितना, 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, इतना इंक्रीज हुआ है दोस्तों, इतना इंक्रीज हुआ है। 11 और 23 के बीच में खुले वन जो है ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ओपन फॉरेस्ट 527 वर्ग किलोमीटर और अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं VDF, वो 156 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं दोस्तों। वहीं बात करें 23 में भूतल जल अवसंरचना में नहरें 968, नलकूपें 4,819, तालाब 464 और जलाशय 26। गणना पॉइंट। वहीं बात करो घरेलू उत्पाद पर, ये देख लेना सबसे समृद्ध जिला है पटना, फिर बेगूसराय और मुंगेर।
तो पटना है दोस्तों, फिर है बेगूसराय, 1 मिनट, पटना, बेगूसराय और उसके बाद मुंगेर है। और सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया। वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, नॉट सो मच इंपोर्टेंट, सो आप काट सकते हो चाहो तो, ये भी नहीं है। अब आते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ठीक है, क्या है ये? वार्षिक रिपोर्ट है जुलाई 2023 से जून 2024 तक। 23 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की पीरियोडिक, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 तक जारी की गई। वहीं जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति पीएस प्लस एसएस में श्रम बल भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 60.1% रही दोस्तों। वहीं पुरुषों और महिलाओं के लिए एक क्रमशः 78.8, पुरुषों के लिए कितना था 70.8% और महिलाओं के लिए 41.7% था। घटना पॉइंट, सामान्य स्थिति में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच उसके दौरान में 37% से बढ़कर जुलाई 2023 और जून 2024 के दौरान 41.7% हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो, ये सारे आंकड़े आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो दोस्तों। अब बिहार में कौन क्या शीर्ष है, इस पर चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट डेटा है। बिहार में कौन क्या शीर्ष पर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के सोर्स के हिसाब से, बहुत इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले, जहां पर सबसे ज्यादा चावल उत्पादित किया जाता है, जहां पर चावल की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 पर है दोस्तों रोहतास जिला, नंबर 1 पर 4649 किलोग्राम पर हेक्टेयर की उपज है। नंबर 1 पर रोहतास, नंबर 2 पर बक्सर और नंबर 3 पर लखीसराय, याद रखना 4156, 4319। वहीं सर्वाधिक चावल क्षेत्र वाले शीर्ष 3 जिले जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, तो पूर्वी चंपारण, रोहतास और मधुबनी है। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले हैं। ठीक है, और सर्वाधिक गेहूं बिहार की सकल चावल उत्पादकता है 3062 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले हैं बेगूसराय, लखीसराय और शिवहर। सर्वाधिक गेहूं क्षेत्रफल वाले, जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण है और यह भोजपुर। ठीक है, ये आंकड़े देखना चाहो तो देख लेना, यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांस है इस वाले एरिया से। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले रोहतास हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर हो गए जो गेहूं उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 जिले। और बिहार की सकल गेहूं उत्पादकता है 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सर्वाधिक मक्का उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले किशनगंज, अररिया और शिवहर। ठीक है, सर्वाधिक मक्का क्षेत्रफल कहां पर है, पूर्णिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल है एरिया वाइज, पूर्णिया में, अररिया और कटिहार में। सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार मतलब बिहार की सकल मक्का उत्पादन है 6138 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और सर्वाधिक दलहन उत्पादकता वाले, जहां पर पल्सेस सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, तो यह पूर्वी चंपारण, दूसरा बेगूसराय और उसके बाद सिवान। ठीक है, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और सिवान। सर्वाधिक दलहन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 जिले पटना, औरंगाबाद और सुपौल, पटना, औरंगाबाद और सुपौल है दोस्तों। घटना पॉइंट, तो ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं आपके लिए, ये देख सकते हो आप। घटना पॉइंट, और चीजें देख लो थोड़ा सा। सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाले 3 जिले जहां पर दलहन होती है, यह पटना, दरभंगा और औरंगाबाद दोस्तों। बिहार की सकल दलहन उत्पादकता है 852 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बिहार का सकल दलहन क्षेत्रफल है 468,000 हेक्टेयर। और यह दलहन जो बिहार की सकल दलहन उत्पादन 398.6 हजार। बिहार में ईख या गन्ना के सर्वाधिक उत्पादकता वाले प्रोडक्टिविटी वाले 3 जिले बेगूसराय, मधुबनी और गोपालगंज, ये तीनों जिले याद रखना। और जहां सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। वहीं बिहार की सकल गन्ना उत्पादकता है 67 टन पर हेक्टेयर, और यह सकल गन्ना उत्पादन का 1000 टन में। बिहार के केला उत्पादन वाले 3 शीर्ष जिले भागलपुर, कटिहार और वैशाली। और बिहार में शीर्ष अमरूद उत्पादन वाले 3 जिले रोहतास, कौन सा, यह है रोहतास, पटना और वैशाली, रोहतास, पटना और वैशाली। घटना पॉइंट। और बिहार के शीर्ष 3 लीची
इंपोर्टेंट है दोस्तों, जहां पर लीची उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर हो गया और पूर्वी चंपारण हो गया और वैशाली हो गया। बिहार के शीर्ष 3 आम उत्पादन वाले जिले, ये दरभंगा, पूर्वी चंपारण यानी कि और मुजफ्फरपुर। घटना पॉइंट, बिहार का सर्वाधिक बैंगन उत्पादन वाले 3 जिले, यह नालंदा, पटना और बेगूसराय। और बिहार का सर्वाधिक प्याज उत्पादन 3 जिले, जहां प्याज उत्पादक होती है, यह नालंदा में होती है, वैशाली और पटना में। नालंदा, वैशाली और पटना में दोस्तों। बिहार के शीर्ष आलू उत्पादक 3 जिले, पटना, नालंदा और समस्तीपुर। और बिहार के सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। बिहार के सर्वाधिक यूरिया खपत वाले शीर्ष 3 जिले हैं, पूर्वी चंपारण, रोहतास और पूर्णिया। पॉइंट, तो ये सारे जो जिले हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। और देख लो आप, बिहार में सकल सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, रोहतास हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जो ये है 5,697.9000। और शुद्ध सिंचित वाले क्षेत्रफल है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले रोहतास, पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद है, औरंगाबाद। ये सारे आंकड़े आप देख सकते हो दोस्तों। अब बिहार जनगणना 2011 की बात करते हैं, जो बहुत इंपोर्टेंट है। बिहार जनगणना 2011, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने दोस्तों। चलिए, कुल जनसंख्या की बात करें 2011 के हिसाब से 10.41 करोड़ जनसंख्या है, और भारत की है 121.08 करोड़। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें, यह 61.8% और भारत की है 73.0%। ठीक है, बिहार की कितने, 61.8। पुरुष मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो यह 71.2%, 71.2% है दोस्तों। वहीं बात करें भारत की टोटल तो 80.9% है। महिला साक्षरता, विमेन जो लिटरेसी रेट है उसकी बात करें तो वह है 51.5% और यह है भारत की 64.6%। साक्षरता दर में प्रतिशतांक यानी कि परसेंटेज वाइज जो वृद्धि है 2001 से 11 के बीच में, तो बिहार में है 14.8% और भारत में है 8.2%। वहीं बात करें ग्रामीण साक्षरता दर दोस्तों, रूरल लिटरेसी रेट की बात करें तो यह 59.8% और इंडिया का है 67.8%। और अर्बन लिटरेसी रेट की बात करें, अर्बन लिटरेसी रेट है 76.9% और भारत का 84.1%। सेक्स रेशियो की बात करें, यह बिहार का 918 है और इंडिया का 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यह है 935 बिहार का और 919 इंडिया का, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो है बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो ज्यादा है। अनुसूचित जाति एससी का परसेंटेज की बात करें तो 15.91% है बिहार में और इंडिया में 16.6%, 16.6%। एसटी की बात करें तो यह 1.3% बिहार में और पूरे इंडिया का है 8.6% आंकड़ा। देखो सारे आंकड़े बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही क्लिप्स और अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, सो मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो किसकी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है 1106 व्यक्ति रह रहे हैं पर किलोमीटर एरिया में, 1106 बिहार की, और इंडिया की है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर में, और बिहार में 1106 व्यक्ति। शहरी जनसंख्या का परसेंटेज देखें तो यह 11.3%, वहीं इंडिया का 31.1% जनसंख्या भारत में शहरी है और बिहार में 11.3%। ये परसेंटेज है। और जनसंख्या का जो नंबर माने, नंबर ऑफ जनसंख्या के हिसाब से 1.18 करोड़ कैसे अर्बन है और इंडिया में 37.71 करोड़ पर्सन अर्बन है। 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या परसेंटेज कितना है, वह 40.2% और इंडिया का है 30.8%। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या परसेंटेज क्या है, यह है कितने दोस्तों, 53.5%। कितना है, 53.5% है दोस्तों, 53.5% मानी गई है। पॉइंट, एक मिनट पेन बंद हो गया। 53.5%, 60.3% है इंडिया का 15 से 59 आयु समूह। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 6.3% और इंडिया का 8.9%। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट तो यह 52.14% और इंडिया में है 51.47%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज 47.86% और इंडिया का 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 9.23 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण है। ऊपर जैसे हमने बात की थी शहरी कितनी है, शहरी है यहाँ पर 1.18 करोड़ रुपए,
करोड़, सॉरी रुपए नहीं, जनसंख्या। और इंडिया में कितनी है अर्बन जो जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन 83.37 करोड़, और शहरी कितनी है 37.71 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बिहार की 88.7% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण है, अर्बन पॉपुलेशन है। वहीं भारत की कितनी है अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन नहीं ग्रामीण, रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन कितनी, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 68.9% है इंडिया का, और बिहार का 88.7%। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब देखेंगे बिहार एक व्यंगावलोकन, मतलब एक नजर में, एक व्यंग में बिहार की सारी कहानी को देख लेते हैं। चलिए बिहार की पूरी चर्चा करने वाले अपन दोस्तों, सो मिस मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेहतरीन कंटेंट हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, और आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। आप अगर इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। देखो बिहार दोस्तों भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। कहां पर, पूर्वी भाग में। यह राज्य पूर्णतः कैसा है, स्थल लैंडलॉक है। बिहार के पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में, अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे करो, बिहार के पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाला वेस्ट बंगाल है यहाँ पर, और पश्चिम में उपाध यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। राज्य के मध्य यहाँ पर यानी ये बिहार है। ये अब बिहार के जलवायु को दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। उत्तर में इसके यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेपाल। उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल है, तथा दक्षिण में, साउथ में यहाँ पर कौन है, झारखंड। साउथ में झारखंड राज्य से घिरा है। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है। नाम दोस्तों क्या है, बिहार। संभवतः बौद्ध बिहार की चर्चा है उसकी अधिकता के कारण ये जो है बिहार नाम पड़ा। ठीक है, इसकी राजधानी है पटना। स्थापना दिवस है 22 मार्च, और 12 दिसंबर 1911 को बिहार को जब बंगाल से 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा की गई थी दोस्तों। वहीं 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा है, संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। वहीं तत्कालीन वायसरॉय नाम है लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। वहीं वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान यानी कि उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए। वहीं 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। वहीं 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान में जो उड़ीसा, दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ये पूछ सकते हैं कब आए, 1 अप्रैल 1936 में दोस्तों। ठीक है, और सारे आंकड़े आप देख सकते हो। झारखंड के गठन के बाद 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 स्वीकृत प्रदान किया गया। और 2 अगस्त 2000 लोकसभा में आया 2 अगस्त 2000 को, और 11 अगस्त 2000 को कहाँ आया, राज्यसभा में। और 25 अगस्त 2000 जो है 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायण। ठीक है, तो 25 अगस्त को दोस्तों इसको राष्ट्रपति साहब ने, जो है प्रेसिडेंट साहब ने मंजूरी दी। और प्रेसिडेंट साहब कौन थे, KR नारायण। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो 15 नवंबर को नया राज्य बना। 15 नवंबर याद रखना डेट, कौन सा है, 15 नवंबर। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय दोस्तों पटना में है। पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई। वहीं उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। 9 फरवरी 1916 को जारी लेटर्स पेटेंट के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसकी सर्किट बैठकें कहां पर, कटक में आयोजित की जाती थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम देखें तो भारत का 12वां, कौन सा, 12वें नंबर का, 12वां 12th, कौन सा, 12th नंबर का दोस्तों, 12th नंबर का है। 1 मिनट, कौन सा, 12th नंबर का। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है,
और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो 13वां स्थान, कौन सा, टोटल 413 था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने की पश्चात। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है तीसरा, और राजकीय भाषा है हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। राजकीय वृक्ष है पीपल, याद रखना, वृक्ष जो राजकीय ट्री है वो कौन सा है, वो है पीपल। राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पशु है गौर यानी कि भारतीय बाइसन। बीपीएससी इसका उत्तर बैल मानता है, तो आप बैल मानिए। राजकीय पक्षी है गौरैया, स्पैरो, पहले नीलकंठ था, अब क्या है, स्पैरो यानी कि गौरैया। दोस्तों भौगोलिक परिदृश्य देख लें, जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी। और देशांतीय विस्तार पूर्वीय इतना इतना। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल इतना है और ग्रामीण इतना है। लंबाई उत्तर से दक्षिण देखेंगे 345, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम देखेंगे 483। यानी बात यहां हो रही है कि लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये है 345 किलोमीटर, और ये ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम तो ये है 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 163 फीट, सामान्य वर्षा है 1205 mm, औसत वर्षा दिवस है 52.5 डेज एक वर्ष में। अब स्थिति बता चुके हैं, बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, एक भू अवस्थित लैंडलॉक कंट्री है, सॉरी राज्य है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर है, तो बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है। प्रशासनिक परिदृश्य देख लो, अभी चीजें थोड़ी बदल गई हैं दोबारा, ये दोबारा प्रशासनिक परिदृश्य चेंज हो चुका है कि अभी इलेक्शन आया था, लेकिन हाँ हाल फिलहाल नया है ये, सॉरी नया है ये, थोड़ा नया करंट है इसलिए नया चेंज वही वाला है। तो राज्यपाल कौन से हैं, प्रशासनिक परिदृश्य देखो, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, 10वें टाइम 10th टाइम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। प्रमंडल है 9, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। कुल जिले 38, याद रखना 38 जिले हैं कुल। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से पटना, और जनसंख्या के हिसाब से, सॉरी पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण, और पटना है जनसंख्या के हिसाब से। 101 अनुमंडल है। सामुदायिक विकास खंड है कितने, 534। और याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायतें हैं 8,406, राजस्व ग्राम है 45,103, नगर 199, पुलिस थाने 853, पुलिस जिले हैं 44, सिविल 40 और रेलवे 4, महानगर है 1 पटना, और नगर निगम है 19। पढ़ लेना, सभी आंकड़े बिहार सरकार की बिहार स्टेट प्रोफाइल से लिए गए, ये बात आप विशेष याद रखना, ठीक है, एक भी चीज गलत नहीं है, यहां से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो विधानमंडल कितने हैं, विधानमंडल है दोस्तों द्विसदनीय, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ठीक है। विधानसभा सीटों की संख्या 243, याद रखना एक क्वेश्चन आ रहा है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें एससी के लिए 38, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2, कटोरिया और मनिहारी, याद रखना। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, विधान जो परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 75। लोकसभा में कितनी है, 40 सीटें लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु एससी के लिए कितनी सीटें, 6, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 16। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब 2-3 बार जब रट लोगे आपको सब रट जाएगा। पटना सचिवालय का निर्माण हुआ 1913 से 17 में। पटना सचिवालय के वास्तुकार है जोसेफ मुन्निंग्स, इसके निर्माण करता है मार्टिन बर्न। अब देख लेते हैं, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से, नंबर 1 है झारखंड। झारखंड दोस्तों रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार से लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, झारखंड से बिहार के 8 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी से, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, 3 जिले दोस्तों। राज्य की सीमा स्पर्श करने वाला देश है नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से कितने सटे, 1 2 3 4 5 6 7, तो नेपाल से 7 जिले बिहार के सटे हुए हैं। जलवायु मानसूनी है, सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड, जो कहां पर है, बिहार में।
और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी याद रखना जलोढ़ है, जिसे हम एल्यूवियल भी कहते हैं। कैसी? एल्यूवियल भी कहते हैं। सर्वाधिक खाद्य फसल है चावल, सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है राइस दोस्तों। गॉट इट? चलिए, तो दोस्तों यहां तक था कंप्लीट, और ये आगे सूक्ष्म दृष्टि जो हमने कंप्लीट कर दिया, तो सूक्ष्म दृष्टि जो टोटल इंडिया का है, टोटल वाला है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ये वीडियो कंप्लीट करके पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये आपकी साइट यूट्यूब पर आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से तरीके हमने इस वीडियो को कंप्लीट करा है। और ये वीडियो आप घटना चक्र करंट अफेयर 2025 के नाम से है, ईयरली करंट अफेयर, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक लेना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप इसको मल्टीपल टाइम देखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ जाएंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है? आपकी सबसे बड़ी बात जो एक्यूरेसी है वो मच बेटर होगी। एक्यूरेसी इतनी हाई हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी दोस्तों। ठीक है? बहुत ज्यादा हाइप हो जाएगी आपकी एक्यूरेसी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और दोस्तों प्यार बनाए रहिए, बहुत जरूरी है। और ये हमने आपका पूरा बिहार जितना था, एक एक चीज को एक अच्छे तरीके से बहुत ही एक्सप्लेनेशन वे में कंप्लीट करा दिया है। सो चलिए, देखिए ना, देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।